आज हमारे साथ हैं अनुभव कुमार, जो 66वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में पूरे बिहार में 49वां रैंक लाए हैं और बीडीओ का पद हासिल किया है। तो आज इनसे जानते हैं इनके सफलता के बारे में। सबसे पहले अनुभव कुमार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। अब हम आपसे जानना चाहेंगे आपके प्रारंभिक पढ़ाई के बारे में। कहाँ से आपने पढ़ाई की, कैसी रही यह अभी तक की यात्रा? जी धन्यवाद। मैंने पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही शुरू की, जो कि एक मिथक होता है कि अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो आपके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, आईआईटी हो। ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं था। जगदीश उच्च विद्यालय और जो मेरे गांव में ही है, वहीं से जहाँ से मैंने भी तो वहीं से मैंने अपना मैट्रिक तक वहीं तक पढ़ाई की। फिर इंटरमीडिएट भी वही जगदीश सीनियर सेकेंडरी से वहीं से किया। बचपन में मैं, जैसा कि सभी लोगों को नहीं पता है लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि जब मैं 6-7 से मैं सर से पढ़ा था, मार्गदर्शन मिला 7वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक। उसके बाद मैं आगे यहाँ नहीं था और सर भी गोपालगंज चले गए, तो आगे भी मैं मार्गदर्शन लेता। लेकिन खैर कोई नहीं, 10वीं तक एक समझ विकसित हो गई थी कि हाँ क्या करना है, कहाँ जाना है और क्या होता है। 2 से 3 बार सिलेबस का मेरा रिवीजन भी हो जाता था और समान से सवाल नहीं, मुझे जो भी सवाल आते थे, मुझे आज भी याद है कि समान विद्यार्थी अपने सिलेबस में रहते थे, लेकिन मैं जो भी सवाल हो हट करके, लिंक से हट करके और जीएस से संबंधित और जितने भी मेरे साथ क्यूरियोसिटी होता था मैं पूछ लेता था। 8, 10, 15 और कई ऐसे सवाल होते थे, सर बोलते थे कल बताएंगे या परसों बताएंगे। ऐसा नहीं होता था। स्कूल वगैरह में तो डांट करके बैठा भी दिया जाता था। फिर मैं इनसे जहाँ कभी भी मिलते थे मैं पूछ लिया करता था, और उससे क्या होता कि मेरा एक दृष्टिकोण विकसित होता है चीज़ों को जानने के प्रति, हर चीज़ के बारे में कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो 10वीं तक मेरी समझ से मुझे समझ में आ गया था कि एसडीएम क्या होता है और डीएसपी क्या होता है, पुलिस क्या होता है, साइंस क्या होता है। तो इसमें ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप 10th तक आपका एक दृष्टिकोण, अप्रोच विकसित हो। सब्जेक्ट विकसित हो या ना हो, कंप्लीट हो ना हो, 2-4 पोएम छूट जाए, बट अप्रोच क्लियर होना चाहिए। इसके लिए सर ने काफ़ी योगदान दिया। हालांकि मैं सर के भी सर हैं और हमारे भी सर हैं अशोक सर, उनसे भी पढ़ता था और साथ ही साथ इन सर का भी मार्गदर्शन मिलते रहा, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण था हमारे इस यात्रा में। बहुत खुशी होती है जब यह पता चलता है कि कोई अपना छात्र इस तरह का ऊंचाई को छूता है। वह खुशी डबल तब हो जाती है जब यह पता चलता है कि वह अपने ही गांव का हो, बगल का हो। मेरा घर शायद 100 मीटर की दूरी पर है आपके घर से, तो यह खुशी और भी बढ़ जाती है तब जब ऐसी स्थिति आती है। और मुझे याद आता है आज से 15 साल लगभग पहले की बात, जब आप हाई स्कूल में हुआ करते थे, 7-8 में संभवतः आप संपर्क में आए थे। उस समय चूँकि मैं भी ज़्यादा दिन तक अपने गांव में नहीं रहा, जितना दिन भी रहा, एक शिक्षक के रूप में आपका शिक्षक होने का भी सौभाग्य मिला। कई बार क्या होता है कि बच्चे गौरवान्वित होते हैं अपने शिक्षक से, कई बार ऐसा भी होता है कि शिक्षक गौरवान्वित होते हैं अपने बच्चों से जो इस तरह की सफलता को अर्जित करते हैं। तो बहुत खुशी हुई। तो अब हम अनुभव कुमार से यह जानना चाहेंगे कि आगे की जो जर्नी हुई, 10th तक तो मैंने स्वयं आपको देखा था आगे बढ़ते हुए एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में। मुझे याद है आज भी वह दिन कि अन्य बच्चों से आप बिल्कुल अलग होते थे। सिलेबस से बाहर के क्वेश्चनों को पूछना और विभिन्न तरह की जिज्ञासा प्रकट करना। तो 10th तक की यात्रा को तो मैंने स्वयं देखा है आपकी। उसके बाद की यात्रा के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं, और उसके माध्यम से बहुत सारे बच्चों को एक दिशा निर्देश मिलेगी। तो 10th के बाद आपकी यात्रा कैसी रही, इस बारे में बताएं। 10वीं के बाद मैं पटना चला गया। वहाँ पे रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से वहाँ से इंटरमीडिएट किया। अन्य मेरे जो भी दोस्त थे और जो भी स्टूडेंट थे, वहाँ पे एक ही फोकस होता है कि अब पटना जाने के बाद आईआईटी और ट्रिपल ई। हालांकि मैंने भी प्रिपरेशन किया, लेकिन मेरे दिमाग में ये गोल सेट था कि अगर 4 साल इंजीनियरिंग करना है और फिर वापस सिविल सर्विसेज में ही आना है
तो मैंने सोचा था कि नहीं, इसको स्किप करता हूँ और मैं सीधे सिविल सर्विसेज की ओर ही जाऊँगा। तो वहाँ से इंटरमीडिएट के बाद मैंने फोकस इंटरमीडिएट पर किया। हालांकि पूरे सिलेबस को मैंने भी इंजीनियरिंग के हिसाब से ही पढ़ा, ताकि कोई सीरियसनेस ऐसा ना हो कि अब इंजीनियरिंग नहीं करना है तो कम पढ़ना है। उसके बाद पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन का हमने सोचा, हालांकि एडमिशन हो भी गया था, फिर मैंने उसको स्किप किया। फिर उसके बाद मैंने खुद से प्रिपरेशन करने के बाद फिर मैं गांव आया और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में यहीं पे आरपीएस कॉलेज चकेयाज, यहाँ से ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया। और फिर मैं कोचिंग भी पढ़ाता रहा हूँ, गांव में भी पढ़ाया हूँ। और शुरुआत हुई इंटरमीडिएट से ही, और इंटरमीडिएट की कोचिंग पढ़ाने के दौरान फिर उसके बाद मैं अपना सिलेबस चेंज किया और फिर उसके बाद मैं पूर्णिया चला गया। पिछले 2-3 सालों से मैं पूर्णिया में हूँ, वहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैं कोचिंग पढ़ाते रहा हूँ लगातार, जिससे ये एक मिलता है कि कॉन्फिडेंस। जब आप कोचिंग पढ़ाते रहते हैं तो उस समय आपको जब एक स्टूडेंट और के में होता है कि आप छोड़ भी सकते हो। आज एक स्टूडेंट आज इंस्टीट्यूट नहीं भी जा सकता है या आराम भी कर सकता है, लेकिन जब आप कोचिंग पढ़ा रहे हो तो सबसे बड़ी बात होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उससे भी बड़ी बात होता है कि कोचिंग पढ़ाना एक, लोगों को लगता है कि आसान काम है, लेकिन ये सबसे बड़ा काम है। कोचिंग पढ़ाने की विल होना चाहिए, आपको आना ही पड़ेगा, भले ही एक ही स्टूडेंट आए। और या तो आपको हर तरह के स्टूडेंट मिलेंगे। तो वहाँ से एक मिलता था कि कोई भी सवाल कभी भी आप सिविल सर्विसेज को पढ़ा रहे हैं, कभी भी आपके सामने इनकाउंटर हो सकता है और उसको बहुत ही विनम्रता से जवाब देना है। ऐसा नहीं कि अब किसी स्टूडेंट को बैठा देना है। तो ये पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी चीज़ें मेरी सिलेबस कवर भी होती गई और फिर पता चला स्टूडेंट के बारे में, विद्यार्थी जीवन के बारे में। फिर अपने आप को पैरेलल खुद भी देखता था कि अभी 2 साल पहले 3 साल पहले मैं भी इंटरमीडिएट में था, 2-3 साल पहले ये भी इंटरमीडिएट में है। तो उससे वो जो फेज होता है, उस जो यात्रा होती है, उस यात्रा में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सफलता तो अंतिम चीज़ है, ये तो एक प्रोसेस है। बहुत अच्छा एक यूपीएससी ने एक निबंध पूछा था कि मनुष्य होने और मनुष्य बनने के बीच का लंबा सफ़र से जीवन है। तो यही होता है, बस आप अपने जो यात्रा है उसको एंजॉय करें और उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़े, विदाउट ये थिंकिंग कि क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कब होगा। अब चूँकि आप वीडियो के पद पर चयनित हो चुके हैं, तो अब आगे यह जानना चाहूँगा कि इस पद पे रहते हुए आप ऐसा क्या आपकी योजना, भावी योजना होगी जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके और इस देश के लिए एक सेवा का माध्यम बन सके। अभी तो मेरा प्रिपरेशन जारी ही है और मैं खुद अभी प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ और इसको ख़त्म किया नहीं, क्योंकि ये लर्निंग का फेज़ कभी ख़त्म होता नहीं है। और मैं ऑनलाइन के माध्यम से जब कभी भी मुझे समय मिलेगा, मेरे ये सोच है कि आसपास के जितने भी सरकारी स्कूल होंगे या जो भी बच्चे होंगे उनको पढ़ाने का मुझे शुरू से ही शौक़ रहा और मैं पढ़ाते भी रहूँ, क्योंकि बेस जब तक तैयार ना हो तब तक आगे सीधे यूपीएससी बीपीएससी को पढ़ाने से कुछ लाभ होने वाला है नहीं। तो उनके माध्यम से हाई स्कूल और उन छात्रों को मैं पढ़ाता रहूँगा। उसके अलावा जो मैं सिविल सर्विसेज को पढ़ा रहा हूँ और सिविल सेवा के विद्यार्थियों को हिस्ट्री ऑप्शनल हो या फिलॉसफी ऑप्शनल हो, तो वो मैं पढ़ाते रहूँगा। यूट्यूब के माध्यम से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन माध्यम से जो भी छात्र जुड़ सकेंगे उनको मैं अपना जितना हमसे हो सकेगा मैं उनको सही गाइडलाइन बताता रहूँगा, क्योंकि बताने वाले की ज़रूरत है। ये बाहरी चकाचौंध में कुछ लोग फंस जाते हैं कि क्या कोचिंग ले, कोचिंग नहीं ले, कहाँ जाए, नहीं जाए। और फिर ये 2 साल जब आपका ख़त्म हो जाता है, सबसे बड़ी बात होती है कि समय रहते समझ, ये बहुत ज़रूरी है। सिविल सर्विसेज में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट समझ आते आते जिनकी समय चली गई और समय था तो फिर समझ नहीं था। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी, दोनों का एक बेहतर संयोग होना चाहिए। तो मैं ऐसे स्टूडेंट जिस भी क्षेत्र में जाऊँगा, जहाँ पर भी, वहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको बेहतर मार्गदर्शन मिले, ज़रूरत मिले कि कैसे चलना है। क्योंकि मैं दर्शन का विद्यार्थी भी रहूँगा और दर्शन में शुरू में बुद्ध को भी जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो रिलक्टेंट थे कि फिर बुद्ध ने कहा कि मैं उस कश्ती को क्यों तोड़ूं जिसमें मैं चल के भवसागर पार किया हूँ। तो मैं भी कोशिश करूँगा वैसे जिज्ञासु छात्र जो करना चाहते हैं, मैं उनसे कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक मैं उनको पहुँचा दूँ। और इस क्षेत्र में चलना उन्हीं को है, बस मैं सही रास्ता बतलाऊँगा। हाँ, ये थोड़ा तीखा हो सकता है, आपके मन को, हृदय को मतलब भाव करने वाला रास्ता नहीं हुआ कि बहुत आसान है, बहुत सिंपल है।
और ये ऐसा भी नहीं है कि टॉपर्स हैं तो 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना। इससे पहले भी मेरे कुछ लोग इंटरव्यू देखे होंगे, तो मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि अगर आप कोचिंग ले सके तो लीजिए, ऐसा कोई नहीं है, और अगर आप नहीं ले सके फिर भी कोई बात नहीं है। दोनों जगह से आपका ये मर्जी है, आप अपने हिसाब से आपका स्ट्रेटजी होता है, और किसी का स्ट्रेटजी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर डॉक्टर्स के पास अगर एक ही उन्हीं का प्रिस्क्रिप्शन कोई अगर दिखा करके जाता, कोई बाहर खड़ा है उसका छीन लेता कि लाओ, और देख लेता कि तुमको क्या लिखा है, हम भी यही करेंगे। क्योंकि सबका प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग है, क्योंकि सबका स्ट्रेंथ अलग है, सबका वीकनेस अलग है। तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मैंने 3 घंटे दिया है, तो इस चक्कर में कोई अगर 3 घंटे ही पढ़ने लगे और पूरा बात सुने नहीं और लोगे कि हाँ फेंक रहा है, भाषण देना बहुत आसान होता है, तो ये भी देखिए कि मैं कोचिंग पढ़ाते रहा हूँ, वो भी इसी फील्ड से जुड़ा हुआ है। और मैंने कहा कि 2 घंटे ही दिया, 1.5 घंटे ही दिया, वो इसलिए अगर किसी ने कोई अपने जीवन में कभी साइकिल चलाया होगा तो बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद अगर स्लोप अगर ऐसा हो, स्टीप आए, तो वहाँ पर अगर आप पैडल नहीं भी चलाओगे तो काफ़ी दूर तक पहुँच जाओगे। तो मैंने पिछले और 2-3 इंटरव्यू में बताया कि मैं 2 ही 2.5 घंटा पढ़ता था। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले मेरा यात्रा हो चुका था। तो आप इसको किसी को फॉलो ना करें कि जो बोलते हैं कि 2 घंटा मैं पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा, उनसे पहले वो पढ़ चुके हैं। इसलिए बी श्योर कि आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंगली आप तैयारी करें। फ्रेशर्स के लिए सबसे बड़ी बात कि पूछते हैं कि हाउ टू स्टार्ट ए प्रिपरेशन, सर आई एम ग्रेजुएट इन दिस हाउ। मैं बार बार बोला हूँ, और एक ही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, हो सकता है आप लोग बोर भी हो जाएं, कि मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि विंटर सीजन में आप जाइएगा तो आपको रास्ते दिखते नहीं हैं, बहुत ही मुश्किल से बियॉन्ड फ्यू मीटर आप देख पाएंगे। लेकिन उस समय अगर आप चाहेंगे कि आई विल मूव ओनली आफ्टर, कि जब मैं पूरी की पूरी डेस्टिनेशन देखूंगा और तभी मैं चलूँगा, तो आप चल नहीं पाओगे। कोहरा में आप कुछ कदम आगे बढ़ाते हो, फिर कुछ रास्ता दिखता है, कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर कुछ रास्ता दिखता है, और इस तरह से आप मंजिल पर पा जाएंगे। तो आपका प्री का लेवल है नहीं, और मेंस कैसे करें, इंटरव्यू कैसे करें, तब आप चल नहीं पाइएगा। आप स्टार्ट कीजिए और आपको रास्ता मिल जाएगा। तो फ्रेशर्स के लिए ये होता है कि पहले आप स्टार्ट करो। हम लोग क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि कोचिंग कहाँ पकड़े, ये सब्जेक्ट कौन सा ले, और बहुत बड़ी चीज़ मैं आप बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बताया, मेरा पहला इंटरव्यू है, हालांकि एक 2+2 पहला ही है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शनल कौन सा अच्छा है, ये मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, और कोई बताएंगे नहीं। इससे ये डजेंट मैटर, हिस्ट्री कितना अच्छा है, फिलॉसफी कितना अच्छा है, डजेंट मैटर। आप उस ऑप्शनल में कितने अच्छे हैं ये मैटर करता है। वो ऑप्शनल कितना अच्छा है उससे कोई मैटर नहीं। हम तो बोल देंगे फिलॉसफी लो, मेरा फिलॉसफी है, लेकिन हम किसी को बोलते नहीं हैं। और कोई सुनने में कुछ अच्छा लगा, नया बच्चा है, फ्रेशर है, पवेड, अच्छा हम पवेड लेंगे, अच्छा है, एंथ्रो लेंगे, पढ़ा नहीं, देखा नहीं कैसे ले रहा है। मैथ्स है, मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप कितने उस ऑप्शनल में अच्छे हैं, पहले पढ़िए, उसके बाद ऑप्शनल चुन लीजिए। यहाँ पे पहले ऑप्शनल चुन लेते हैं, उसके बाद फिर भटकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम है नहीं बीपीएससी या यूपीएससी। मैंने कहा ना कि चलना स्टार्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा। हम कहीं आईआईटी नहीं किए हैं, यूपीएससी के लिए कोई आईआईटी की ज़रूरत होती नहीं है। इसी गांव से हमने ग्रेजुएशन भी किया है, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई मैटर रखता नहीं। हालांकि मेरा मीडियम इंग्लिश है और मैट्रिक तक मेरा मीडियम हिंदी ही था। तो आप अपने चीज़ों को किस भाषा में अच्छे बेहतर एक्सप्रेस कर सकते हो, वही मैटर रखता है, और कुछ नहीं। ग्रामीण इलाकों के बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि चूँकि वो अधिकांश बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनकी नज़र में, उनकी समझ में हमेशा एक बात रहती है कि बाद में चल के कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो इसका ऑलरेडी जवाब अनुभव ने दे दिया है कि ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन पुनः इस क्वेश्चन को पॉइंट आउट करते हुए मैं पुनः अनुभव से चाहूँगा कि इस स्पेशल टॉपिक पर वो अपना विचार दें कि जो बच्चे अभी मैट्रिक या इंटर हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, क्या भविष्य में उनको कोई समस्या का सामना करना पड़ता है क्या? फिर से इस बात का मैं चाहूँगा कि अनुभव जवाब दें। देखिए सबसे बड़ी एक मिथक होती है कि ये लड़का इंग्लिश मीडियम का है और फलाना मेरा दोस्त तो इंग्लिश मीडियम का है, हम तो नहीं बन पाएंगे। मैं उन लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा, थोड़ा सा अजीब है। देखिए सेलेक्टिव इंग्लिश मीडियम वो लोग होते हैं। सेलेक्टिव इंग्लिश मीडियम कहने का मतलब है तथाकथित अंग्रेजी माध्यम, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम नहीं है। आप याद कीजिए कितना छोटा सा सिलेबस है इंटरमीडिएट का, अब सेलेक्टिव पढ़ते हो ना। मैथ्स में कोई लेना देना है नहीं, पोएम सब कोई पढ़ता है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी बहुत ही सिलेक्टिव है। यहाँ भाई साहब लिटरेचर है,
तो वहाँ पर भी यहीं पे आ जाते हैं। अगर ऐसा होता, देखिए आप IITian जो है वो हिंदी ऑप्शनल लेते हैं, ऑप्शनल हिंदी लेते हैं वो, क्योंकि बहुत हिंदी साहित्य स्कोरिंग है, तो उनको समझ में नहीं आना चाहिए था। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, हिंदी समझ में नहीं आएगा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप अधिकारी कैसे बनेंगे बिहार में? आपका अगर हिंदी अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, तो आपका अंग्रेजी भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए कई बार जिसका अंग्रेजी अच्छा है, उनसे अगर हिंदी अगर पूछिएगा आप, तो वो उनका हिंदी कौन सा मीनिंग देखते हैं, गूगल से जो होगा बहुत ही, मैं आपसे 4-5 शब्द बताता हूँ और आप तुरंत 1 सेकंड में सोचिएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप अपना प्रतिपुष्टि अंकित करें, क्या होगा इसका मतलब? मैं पूछ रहा हूँ फीडबैक के बारे में, तो इनका अर्थ होता है प्रतिपुष्टि, अंकेक्षण। तो हिंदी में भी लिखने में इतना अच्छा हिंदी नहीं करना है, हालांकि अभी हिंदी बहुत वास्ट ट्रांसलेशन होकर के आता है। आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं भी 10वीं क्लास तक हिंदी में ही पढ़ा हूँ, मैं बता चुका हूँ, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजी मीडियम में आप एक काम कर सकते हैं अंग्रेजी सुधारने के लिए। कोई ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप पेपर पढ़ सकते हैं, चीज़ों को कहने का तरीका आपको विकसित हो जाता है। जब छोटे बच्चे जब यूट्यूब को देख करके सीख सकते हैं, चीज़ों को बोलने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा धीरे 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 धीरे। तो और आपको बिहार में हिंदी में ही काम करना है, जितने भी सरकारी लीडर हैं वो हिंदी में ही हैं, तो इससे कोई मैटर नहीं होता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरा क्या हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, भविष्य में हिंदी में इंग्लिश मीडियम वालों का ज़्यादा रिजल्ट होता है, हिंदी वालों का नहीं, ये बात सही है। लेकिन इसके लिए क्या आप अपनी, बता रहा हूँ कि भाषा शैली देखिए। हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आप टू द पॉइंट लिखे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कि चीज़ों को वो ज़्यादा कहना चाहते हैं, ज़्यादा बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं कहना है, टू द पॉइंट आप कम लिखिएगा, लेकिन सटीकता लाइए। अगर हिंदी माध्यम में रिजल्ट को अगर सुधारना है तो मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा एक सटीकता, 3 CCC का कॉन्सेप्ट रखिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कैलकुलेटिव। कॉम्प्रिहेंसिवनेस मतलब सारी चीज़ों को कवर कीजिए, और कैलकुलेटिव भी होना चाहिए, है ना, और उसके बाद कॉन्साइज कीजिए उस चीज़ों को। तो ज़्यादा नहीं लिखना है, सटीकता लाइए, एकदम टू द पॉइंट, सिंपल सटीक होना चाहिए, बस यही अंतर होता है। इंग्लिश मीडियम में कोई ज़्यादा टफ नहीं लिखते हैं, सिंपल इंग्लिश लिखा जाता है, बहुत ही सिंपल। तो आप भी कर सकते हैं। 10th के बाद, इवन 12th के बाद भी अब इंग्लिश मीडियम 10 दिन NCERT पढ़िए, आपको समझ में चीज़ें आने लगेंगी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि जिस शैली में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सके वही बेटर शैली है। उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी UPSC या BPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? जो बच्चे अभी +2 किए हैं और जिनका सपना है, सपना क्या, जो चाहते हैं जो सिविल सेवा में आए, तो मैं कहूँगा पहले अच्छे से ग्रेजुएशन कर ले। मैंने ये गलती कर दिया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन बहुत कुछ सिखाता है। ये मत सोचिए सिलेबस ख़त्म करने से नहीं होता है। आपका सिलेबस ख़त्म करने से क्या हो जाएगा? सिलेबस ख़त्म कर, लेकिन आप मैच्योर बने नहीं ना, आप बहुत कुछ सीखिएगा इस फील्ड में। आप रह करके, जैसे कि स्कूलों में पहले महात्मा गांधी से पूछा गया था कि वो एडवोकेट करते थे कि हाँ श्रम होना चाहिए, बाल श्रम का मतलब नहीं था। उनसे लोग सीखेंगे, आप लीडरशिप का क्वालिटी सीखेंगे आकर के, आप बहुत कुछ लीडरशिप का क्वालिटी सीखेंगे। बहुत सारे परेशानियां आएंगी आपके बीच में, आना जाना, तो वो संघर्ष से निकलते हुए तब जा कर के आप मिलेंगे। तो आप पहले ग्रेजुएशन कर ले अच्छे से। अगर कॉलेज आपके साथ चल रहा है आपके स्कूल में, तो कॉलेज जाएं और पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें और अच्छे मार्गदर्शन में पढ़े। ज़्यादा मार्गदर्शन भी ना ले और कम मार्गदर्शन भी ना ले, एक सटीक मार्गदर्शन में चले और उसको पहले कवर करें और पूरे के पूरे ग्रेजुएशन का थॉरोली सब पूरा करें, उसके बाद आप इसमें आइएगा। कई लोग करते हैं कि अपना छोड़ देते हैं, उसको करो। मैं तो कहूँगा उसको पूरा कीजिए। आप जहाँ भी आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं तो पूरा एकदम उसमें लग करके पूरा का पूरा ग्रेजुएशन कीजिए। आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप इंटरव्यू भी तो है वहाँ पे, और ये एक दिन में आता नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है, साक्षात्कार, अधिकारी तो बस BPSC ने आपका एक रिजल्ट दिया, UPSC ने रिजल्ट दिया, एक दिन में बन जाते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया लंबी होती है। खासकर जो UPSC देना चाहते हैं, कई बार हो सकता है कि आप पैटर्न चेंज होने वाला है समय के साथ। अब वो समय गया कि आप कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को लेकर के आप BPSC कर ले, क्योंकि अब मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है।
अब वो गया कि मैं पन्ना भरो प्रतियोगिता है नहीं कि हम नंबर मार्क्स मिल जाएंगे। अभी जैसे कि खबरें निकल करके आ रही हैं कि 68वीं बीपीएससी से पैटर्न चेंज हो रहा है, सीसैट आ जाएगा, लोगों की बोधगम्य क्षमता स्किल्स देखा जाएगा, तो आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके 3 आवर में आप कैसे अपने आप को बेहतर परफॉर्मेंस कर पाइएगा। तो आप जितना भी मतलब एक्स्ट्रा अगर स्किल्स है उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार आपके सामने सवाल ऐसे आएंगे जिनके आपके उत्तर आपको नहीं आते होंगे। आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्रिकेट आप देखते होंगे तो आप क्रिकेट में भी देख रहे होंगे कि वही खिलाड़ी ज़्यादा सफल हो रहा है जो क्रिकेटिंग शॉट से अलग है 360, तो वो भी आपको भी 360 होना पड़ेगा। और कभी भी कोई भी बॉल ऐसा ना हो कि यर्कर आए और आप ख़त्म हो जाए। आपको ईजाद करना पड़ेगा, उन सवालों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा इवन इंटरव्यू में जो आपके लिए अचंभित कर दे और परीक्षा में भी। तो वही को जो अच्छे से हैंडल कर पाएगा, तो हैंडल करने की कला एक दिन में नहीं आती है। जैसे मैं बताता हूँ सब्जेक्ट के जरिए ही, मैपिंग, क्या मैपिंग एक दिन में आएगा? नहीं आएगा। फैक्ट आप रट पाओगे एक दिन में? क्या राइटिंग स्किल एक दिन में आएगा? नहीं आएगा। क्या बोलने की क्षमता, बोलने की शैली, बैठने की क्षमता एक दिन में आएगा? इंटरव्यू से 10 दिन पहले आप बैठने की प्रैक्टिस कर लो, लेकिन वो तो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, आपको पकड़ लेंगे। आपको जैसे ही विकार अंदर में थोड़ा बहुत अब डिप्रेशन में आया और फिर आपके यहाँ पसीना आ गया या हाथ पाँव ये होने लगा, तो वो एक दिन में नहीं आएगा, 3 ये धीरे धीरे आता है ना। ये गज़ल भी मैंने एग्जांपल मैं बार बार लेता हूँ कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और धीरे धीरे आपको आ जाएगा। आप मैच्योर बने, डिसीजन मेकिंग का क्षमता हो और अभी से जो बदलाव के साथ जो बदल जाए वो सबसे बेटर है। तो आप अभी से ही देखिए 68th को जो फोकस कर रहे हैं, तो जो ग्रेजुएशन में है जिस सब्जेक्ट से है उसी में अच्छे से आप पढ़िए। साइंस से है, ऐसा नहीं कि आप आर्ट्स ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, और आर्ट्स भी ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ पे है वहीं पे पूरा सब्जेक्ट पढ़िए, आपको लाभ मिलेगा उसका हर एक चीज़ में। जैसे मैथ्स आता है 72 मार्क्स का, तो मैथ्स अलग आएगा, लेकिन जो स्किल होगा कैलकुलेटिव स्किल, आप छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ, कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, अगर एक लाइन में अगर 1 सेकेंड आप बचाते हैं सेव करते हो, अगर एक लाइन में अगर 1 सेकेंड आप सेव करते हो, 32 लाइन है, 32 सेकेंड आपके बच गए, तो 36 पेज में कितना 18 मिनट बच गए, और 5 मिनट से 18 मिनट बचा सकते हो 1 सेकेंड से। अब वहाँ पे कैलकुलेटिव स्किल जिसका अच्छा होगा, छोटा सा, आप समझ लीजिए कितना टाइम वो बचा लेगा। 72 मार्क्स का स्टैट्स आता है, सब स्किल का कमाल है। और 5 मिनट के कारण हो सकता है कि आप लिखना था कुछ, लिख दिए कुछ, अब एक लाइन आपका इंप्रेशन पूरा ख़त्म कर देगा। तो टाइम बचता है, तो ये पहले से ही करना होगा। तो घबराए नहीं, आप आराम से जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, जिस गांव में हैं, वो ज़माना गया जब दिल्ली के एक बंद कमरे में ही यूपीएससी की तैयारी होती थी। अब डिजिटल क्रांति ने संसाधनों का इतना सर्वसुलभ और व्यापक परिवर्तन लाया है, सर्वसुलभ पहुँच हो चुकी है और सूचनाओं की सब तक पहुँच हो चुकी है, अवेयरनेस है। गांव-गांव के बच्चे भी अब बीपीएससी के बारे में जानते हैं। इवन आप लोग खुश होंगे बिहार के बारे में जान करके कि बीपीएससी की तैयारी दिल्ली के वो बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में भी हो रही है। तो अगर आपने आईआईटी नहीं किया, आप बचपन से कमज़ोर हैं, फैमिली बैकग्राउंड उतना तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो ये एक रास्ता है जो आप वहां तक पहुंच पाएंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक पोस्ट है, अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य बन सकते हैं। तो जो आईआईटीएन वहाँ पहुँच रहा है, आप भी एक सामान्य गांव के लड़के वहीं पहुँच रहे हैं, तो फाइनल आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा। नदियाँ आप सागर में फिर वहाँ पे मिल जाइएगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, कितनी अच्छी चीज़ है। तो इंजीनियरिंग नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ पे हैं, जिस गाँव में है, जिस कस्बा में है, आपके पास ये डिजिटल क्रांति है। और फिर आप सेलेक्टिव सब मुझे फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। सेलेक्टिव जितना आपको लगता है हाँ काम का चीज़ है, ठीक है, हम सुनेंगे नहीं, तो अपना एनर्जी लोग, मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा आपको विद्वता दिखना है बच्चों का। आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देखिए, वहीं पे नोबेल पुरस्कार वहीं पे वो ले लेंगे, है ना, वहीं पे लगेगा कि सारा ज्ञान यहीं पे है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं करना है, जो टेक्स्ट बुक के साथ आपको देखना है और वहाँ से फिर पढ़ना है, और फिर क्वेश्चन एराइज होगा खुद, तब क्वेश्चन एराइज कर पाओगे, सुना सुनाया नहीं। पूरा थॉरोली पढ़िए, अच्छे से ग्रेजुएशन कीजिए, यही मेरा कहना होगा। और बाकी जो भी है मैं कोशिश करूंगा कि इसी चैनल के माध्यम से और चैनल के माध्यम से समय समय पर जब भी मौका मिले मैं आता रहूंगा, क्योंकि करना आप ही को है। कोई आप चाहिएगा कि रटवा दे आकर के वीडियो बता दे, कोई छोटा सा कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरा का पूरा करना होगा। आप खुद समझ जाइएगा, अगर ऐसा होता तो फिर तो सब कर लेता। 2-3 दिन तक सब रहता है हाउ द जोश फाइन सर, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन,
बस वायरल फीवर की तरह बीपीएससी, फिर 15 दिन बाद हो गया, चलो काम खत्म बीपीएससी। तो वो नहीं करना है। आप समय समय पर मार्गदर्शन आप लीजिए कि हाँ ये कैसे करना है, वो बताया जा सकता है। बचपन में आपको स्कूल तक छोड़ने होता था कि आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल तक, ज़्यादा आप थोड़े बड़े हुए तो थोड़े चौक तक लोग छोड़ने जाएंगे, और बड़े होंगे तो बस स्टैंड तक जाएंगे, और जब बीपीएससी का देने जाइएगा तो आपको खुद जाना होगा। तो वही है ना, जब एग्ज़ाम से वो मानसिकता बदल गई, जब खुद आप जा रहे हैं बड़े बड़े सिटी में, तो आपको भी चलना खुद देखना होगा। यू आर अ डिसीजन मेकर, आपको डिसीजन लेना होगा। कल के डेट में डीवाईएसपी बने और थोड़ा मजाकिया भाव में कर रहे हैं, आप कहीं पे भीड़ लग गया तो फ़ोन लगा के, हाँ पापा क्या करें, यहाँ तो बहुत गजब स्थिति है, वापस आ जाओ बेटा जल्दी आओ। तो ये तो नहीं करना है, वहाँ तो आपको लेना है डिसीजन, तो आपको खुद उस तरह से तैयार होना पड़ेगा। अब चूँकि अपना जो कोचिंग गोपालगंज में आचार्य रजनीश कोचिंग चलता है वो मेनली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की, और अभी के बच्चे मैट्रिक और इंटर में अधिक से अधिक अच्छा प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए वो कैसे तैयारी करें। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी, एक नंबर लाना एक अलग चीज़ है, और दो चीज़ आपके पास रास्ते हैं कि नंबर लाना है, और दूसरा है कि सिलेबस को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि बोर्ड एग्ज़ाम न तो बहुत टेंशन लेने का चीज़ है, और साथ ही साथ न ही बहुत ही आसानी से बिखरने का चीज़ है। आपके लिए एक बहुत ही यहाँ पे चैलेंजिंग है कि आपका सिलेबस हल्का हो गया है। आप बोलेगा अरे सिलेबस हल्का हो गया तो अच्छा है, नहीं। यहीं पे जो लोग बस कैलकुलेटिव हो जाएंगे और कैलकुलेटिव हो जा कर के सिलेक्टिव पढ़ेंगे, फिर आपका जीवन का अंत बोर्ड नहीं है, वो जीवन की शुरुआत है, वो जंक्शन है, और वहाँ से हर जगह के लिए ट्रेन आपको मिलेगी। तो वहाँ पे आप पहले ही कैलकुलेटिव हो गए हैं, प्रैक्टिस आपने छोड़ दिया है, और जब वर्ल्ड कप में जाइएगा आगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप बहुत ही डेडिकेशन से पढ़े। आप भले ही ठीक है आसान सवाल आ रहे हैं, मैं 2 घंटा पढ़ के भी बना ले रहा हूँ, वो 10 घंटा पढ़ के ही बना रहा है, तो क्या हो गया, वो क्या कर लेगा, नहीं अभी नहीं कर लेगा, लेकिन 5 साल बाद वो डिफरेंस बहुत आपको दिखेगा, 1-1 घंटा। इसलिए अभी उसको सीरियसली लेना है। भले ही जैसे जैसे सिलेबस आसान होते जा रहे हैं तो यहीं पे बहुत बच्चे छोड़ देंगे, चलो आप तो 40 क्वेश्चन है, आधा बना ही लेना है, पास कर जाएंगे। हाँ, उसके बाद भी आगे लाइफ है, उसके बाद आगे कंपटीशन है। जो कोचिंग वहाँ पे चलती है, वहाँ पे +2 के लिए हर साल हज़ारों बिहार टॉपर वहाँ पे हुए, लगातार हुए हैं। ये सौभाग्य की बात है कि मैं एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा कि मेरा जो सेंटर था वो गोपालगंज ही था, थावे में। ये भगवान की कृपा है, मतलब मैं कई बार वहाँ पे जाना चाहता था और देखना चाहता था। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरा बीपीएससी एग्ज़ाम देने जाना, हम यही सोचते हैं कि मुझे भगवान के मंदिर में जाना। कितना सौभाग्य की बात है कि मेरा थावे सेंटर हुआ है और मैं भगवान का दर्शन करने का मौका मिला। दिन रात मेरे मन में यही आता था। इससे ये हुआ कि एग्ज़ाम का प्रेशर पता ही नहीं कि एग्ज़ाम देने गया। एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो गया डीएवी से मैं तुरंत मंदिर के पास गया। तो गोपालगंज में था, मैं गया हूँ, घुमा हूँ। अच्छा, मतलब शिक्षा का ये है। और वहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं जो मैंने 7 से 10 तक पढ़ा है, वहाँ पे परमानेंट है। तो अगर ये केवल 10 तक ही अगर आप पढ़ के रह जाए और 12 तक ही पढ़ के रह जाएँ तो बहुत, ये तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के साथ गलत हो रहा है। सर को आगे आना चाहिए। वैसे बच्चे जो +2 के बाद वो तो मार गए, बैंकिंग, रेलवे और जीएस सेक्टर में भी सर का प्लान है कि आगे किया जाए और ऑनलाइन करने का एक सोच रहे हैं कि वैसे इनके छात्र और ऐसे हमारे मित्र जैसे हम पढ़ाते रहे, जो ऑनलाइन के माध्यम से जो सर के स्टूडेंट में कुछ मेधावी छात्र, उनके लिए विशेष सुविधा, और जो भी अन्य छात्र गोपालगंज और आसपास के जो भी हो, यूट्यूब के माध्यम से डेडिकेटेड एक क्लास चलाया जाए। और मुझे अभी जब तक मौका है, मैं सोचा हूँ कि 2-3 दिन जा कर के एक वर्कशॉप जैसा आयोजित किया जाए, ताकि जो भी इच्छुक छात्र जो +2 कर चुके हैं और जिनको आगे बीपीएससी यूपीएससी करना है, जो पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में, उन लोगों के लिए कक्षाएं आयोजित की जाएंगी और लगातार ये चलेंगी ऑनलाइन माध्यम से। और बीच बीच में ऑफलाइन माध्यम से हमारे कुछ बहुत सारे मित्र हैं जो भी सिलेक्टेड हैं, वो भी बहुत इच्छुक हैं, ताकि आप युवाओं को एक मौका मिले सही दिशा में, कहीं कुछ इधर उधर जाने की आवश्यकता है नहीं। ताकि क्योंकि ये बिजनेस में तो बहुत इधर है, आपको बहुत सारे सपने दिखाए जाएंगे, लेकिन सही रास्ता के लिए कि हमने ऐसा किया है, आपको भी मैं बताऊंगा ऐसा ही किया है। तो ये योजना है आगे की, और ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सर वहाँ पे हैं
और केवल गोपालगंज ही नहीं बल्कि अन्य जिलों के छात्र भी इनसे लाभान्वित होने चाहिए। इसलिए मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट किया था सर से कि एक बड़े मंच पर आएँ, ताकि अच्छे शिक्षकों की ज़रूरत है, क्योंकि मेधावी छात्र जॉब में चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने जॉब को ना चुन करके एक ऐसे रास्ता को चुना जिससे कई छात्र आए, कई यहाँ पे आए। एक बीज अगर खुद का खुद अगर पेड़ बन जाए और फिर उनसे हजारों, तब तो वो खुद नष्ट होकर के बन जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा हुआ कि समझिए कि उस तना से हजारों और अभी विकसित हो रहे हैं। तो ऐसे वास्तव में सच में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। सर आगे योजना भी बना रहे हैं, अगर ये इंटरमीडिएट तक ही अगर आप लोग लाभ ले रहे हैं तो आपसे नुकसान आप ही लोगों का हो रहा है। आप लोग जल्द से सर को बोलिए कि हमें आगे का मार्गदर्शन दें और आप लोग बहुत आगे जाएं, क्योंकि सर का जो पोटेंशियल है वो +2 तक है ही नहीं। जनरल क्यूरियोसिटी इंटरव्यू से रिलेटेड आपका हो गया, उसमें अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ। और कोचिंग तक ही नहीं, मोटिवेशन, लाइफ से संबंधित आपके हिसाब वो आधा घंटा सर, मुझे पता नहीं लेकिन मुझे लगता हो कि ज़रूर कम से कम जो इनसे पढ़े हैं, आप बताइएगा बाद में कमेंट में। मैं खुद जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों का ऐसा लगता है कि भले ही +2 में कुछ हो, लेकिन मुझे जीवन जीने का एक नज़रिया और बहुत सारे चीज़ें मुझे अभी ही पता चल गया। आप बताइए, क्योंकि इतना मोटिवेशन और इतना जो अंधविश्वास और बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारे जो आपके जो क्या कहते हैं जो प्रचलन है कि उससे तो आप दूर हो ही गए होंगे और आप एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका विज़न क्लियर हो जाएगा। तो आगे मैं खुद कहना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों के लिए जो हर साल हज़ारों की संख्या में +2 पास कर रहे हैं, वहाँ उन लोगों के लिए आगे की मतलब कैरियर के लिए ये किया जाए। ज़रूर अनुभव, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा कि इन फ्यूचर आगे जो कंपटीशन के लिए बच्चे इधर उधर न भटके, उनको सर्टेन वे में एक रास्ता देने वाला कोई हो, वहाँ दिखाने वाला कोई हो, वहाँ एक ऐसा प्लेस वहाँ डेवलप हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। उसमें निश्चित रूप से आपका भी सहयोग लिया जाएगा, टाइम टू टाइम, ऑनलाइन के रूप में, ऑफलाइन के रूप में, और आशा है कि आप आएंगे भी। अंत में अनुभव से, चूँकि बहुत पुराना रिलेशन रहा है, जानना चाहेंगे कोई वैसा मेमोरी जो शायद हमको अभी स्मरण में ना हो और आपको हो, जब कभी आप स्टूडेंट हुआ करते थे और मैं टीचर आपका था, उस समय की कोई बातें अगर आपको याद हो तो बच्चों से शेयर करें। सबसे अच्छा ये लगता था कि 3 घंटे का क्लास मतलब इस तरह से बीत जाता था कि हम लोग चाहते थे कि संडे को भी क्लास हो। और पढ़ाने का सबसे बड़ा बात है अंदाज़ बहुत ही मतलब मौसम कितना भी धूप भले ही बाहर कितना हो, करकट भले ही धीप रहा हो, लेकिन अंदर का माहौल काफ़ी खुशनुमा रहता था। बहुत मज़ा आता था इनका जो अंदाज़ है बताने का, कि जो बहुत ही कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं उनके भी चेहरे पर ऐसे नहीं कि चेहरे भयानक हो रहे हैं कि अब लग रहा हो कि अब क्या हो जाएगा कुछ समय में, तो वो किसी के चेहरे पर सिकन नहीं रहता था। और एक एक मतलब बच्चे से इनका जो कनेक्टिविटी होता था, सवाल पूछने के मतलब बच कोई नहीं सकता है वहाँ पे। कोई अगर जैसे कुछ हम बल करके बच जाएंगे, लास्ट तक वो भी पकड़ा ही जाता था और सवाल सबसे पूछते थे और सबका जवाब मतलब ये बोलते थे कि एक सवाल सब कोई तैयार करके लाएगा। तो डेली सर का कहना एक सवाल रोज़ तैयार करके लाएगा। मैं कभी पूछता था कि हाँ ये बल्ब पीला क्यों होता है, ये कैसा, तो मैंने सवाल के लिए ही किताब को जाके रोज़ सवाल जो हमको समझ में भी नहीं आ रहा, इंग्लिश चैनल क्या है, ये है। तो एक लड़का था वो रोज़ एक ही चीज़ पूछता था, सर पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। सर पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। फिर एक दिन पकड़ा, अरे खड़ा हो, पाकिस्तान से कुछ गहरा संबंध है तुम्हारा, है ना, रोज़ पाकिस्तान से पूछ रहा है, कुछ अलग भी पूछो। तो वो मतलब अभी तो यही याद आ रहा है मुझे, याद है रोज़ वो पाकिस्तान ही पूछता था। तो बोले सर क्या करे, सारा क्वेश्चन ही ख़त्म है। थैंक्स, आपने अपना इतना समय दिया। आशा करता हूँ कि आप यूँ ही प्रेरणा के स्रोत बच्चों के लिए बने रहेंगे और जो पद आपको मिला है पूरे ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा के साथ उसको निभाते रहेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अनुभव, और आपके अनुभव से बच्चों का ज्ञानवर्धन होगा इन फ्यूचर, ऐसा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद।